वेलकम बैक फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बंधुओं, इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए बंधुओं, हम लोगों का पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था? तो बंधुओं, इसका आंसर है त्रिपुरी अधिवेशन। इसी अधिवेशन में यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन में ही अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपने पद से यानी कि अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। बंधुओं, ये त्रिपुरी जो है आपका, इसके बारे में अतिरिक्त बातों को जान लीजिए। ये त्रिपुरी आपका जबलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। बंधुओं, ये जो अधिवेशन था त्रिपुरी अधिवेशन, ये 1939 में हुआ था। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन आपका हुआ था। इस अधिवेशन में बंधुओं, ये जो अधिवेशन है त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें जो चुनाव हुआ था अध्यक्ष पद के लिए, उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जी के जो प्रतिद्वंदी थे वो पट्टाभी सीता रमैया जी थे। यानी कि एक उम्मीदवार सुभाष चंद्र बोस जी थे और दूसरा उम्मीदवार थे कौन? पट्टाभी सीता रमैया जी। तो ये पट्टाभी सीता रमैया जी जो थे बंधुओं, इनको गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। आप कह सकते हैं ये जो थे गांधी जी के अधिकृत उम्मीदवार थे। गांधी जी ने यानी महात्मा गांधी जी ने उन्हें ये घोषणा कर दी थी कि अगर इस चुनाव में यानी कि अध्यक्ष पद के चुनाव में पट्टाभी सीता रमैया की हार होती है तो वो हमारी हार होगी। बंधुओं, इस चुनाव में तो सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ कारणों से ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। जब इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से, तो उसके बाद इस अधिवेशन में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस अधिवेशन यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया जाता है। कब? जब सुभाष चंद्र बोस जी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। प्रश्न है हम लोगों का बंधुओं, अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? तो आप याद रखेंगे बंधुओं, ये अमरकोट के राजा अमरकोट के राजा वीरसाल, अमरकोट के राजा वीरसाल के शरण में हुमायूं था जब अकबर का जन्म हुआ था। कुछ बातों को जान लीजिए बंधुओं। हुमायूं जो है, बिलग्राम युद्ध के बाद, बिलग्राम युद्ध यह 17 मई 1540 को हुआ था। इसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। बिलग्राम युद्ध या कहिए कि कन्नौज का युद्ध, दोनों एक ही। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम युद्ध जो 17 मई 1540 को हुआ था, शेर शाह और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी और इसके बाद हुमायूं निर्वासित जीवन बिता रहा था सिंध में, या कहीं भाग कर चला गया था सिंध में। तो उसी समय अकबर का जन्म होता है और अकबर के जन्म के समय हुमायूं जो था अमरकोट के राजा वीरसाल के शरण में था। बंधुओं, याद रखेंगे आप,
अकबर का जो जन्म हुआ था, ये एक्स्ट्रा बातें हैं, अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। अगला प्रश्न है बंधुओं हम लोगों का कि खिज्र खां किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये राजवंश था बंधुओं सैयद राजवंश। सैयद राजवंश का संस्थापक था खिज्र खां। इस राजवंश का जो काल है, एक्स्ट्रा में याद रखिएगा बंधुओं, ये है 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक इस राजवंश का समय है, सैयद राजवंश का, जिसकी स्थापना खिज्र खां किया था। खिज्र खां जो था आपका, यह तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग का ये सेनापति था। जब तैमूर लंग भारत से लौटा तो इसने क्या किया तैमूर लंग ने कि खिज्र खां को लाहौर, दीपालपुर, दीपालपुर हो गया और मुल्तान, इसका शासक वो नियुक्त कर दिया खिज्र खां को। खिज्र खां जो है सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया, ये रैयत ए आला का उपाधि खिज्र खां धारण किया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गयासुद्दीन तुगलक किस सूफी संत से विद्वेष रखता था? ये सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से विद्वेष रखता था। निजामुद्दीन एक सूफी संत थे। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें जान लीजिए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक जो था, तुगलक राजवंश का संस्थापक था। किस राजवंश का? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इस गयासुद्दीन तुगलक का शुरुआत का नाम, प्रारंभ में जो नाम होगा संभवतः गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। तुगलक गाजी था। ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा था। ये कब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? 8 सितंबर 1320 को, 1320 ईस्वी, 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के तख्त पर, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसके बारे में कुछ और बातें इसको जान लीजिए। नहर बनाने वाला, नहर का निर्माण करने वाला संभवतः यह पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। इसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया है। मंगोल आक्रमण को 29 बार विफल किया है गयासुद्दीन तुगलक। तो अगला प्रश्न बंधुओं हम लोगों का है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो बंधुओं ये तीसरा भाग है। कौन सा भाग है? संविधान का तीसरा भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है।
आइए बंधुओं, मौलिक अधिकार के बारे में कुछ और बातों को हम लोग जान लेते हैं। देखिए बंधुओं, मौलिक अधिकार जो है आपका, मौलिक अधिकार इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहां से भी प्रश्न बनता है कि अमेरिका, यहां से प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार कहां के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बंधुओं, मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान समय में 6 है। कितना मौलिक अधिकार है? 6 है। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था, या कहिए कि जो मूल संविधान था, उसमें 7 मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, यानी कि उसमें 7 मौलिक अधिकार लिखा हुआ था। अभी मौलिक अधिकारों की संख्या कितना हो गई है? 6। तो 7वां जो मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था। कौन अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार को बंधुओं 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कौन? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। इसे सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। इसलिए अब मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कितना हो गया? 6। ये संशोधन बंधुओं 1978 में हुआ था, यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 कर दिया गया। मौलिक अधिकारों की जो सूची है उसमें से संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। बंधुओं, मूल मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में लिखा गया है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है, मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। हम लोग का अगला प्रश्न है बंधुओं, गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बंधुओं मंगोलिया और चीन। मंगोलिया और चीन में बंधुओं गोबी का मरुस्थल स्थित है। बंधुओं, इस मरुस्थल का जो क्षेत्रफल वो है 10,40,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब 10,40,000 वर्ग किलोमीटर गोबी मरुस्थल का क्षेत्रफल है बंधुओं। कितना? 10,40,000 वर्ग किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो देखिए, जिस यौगिक का फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है वो है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। इस यौगिक का ही बंधुओं फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बंधुओं हम लोगों का कि वॉलीबॉल के मैदान का आकार क्या होता है? तो वॉलीबॉल के मैदान का आकार जो है बंधुओं वो है आपका 60 फुट बाई 30 फुट, यानी कि 60 फुट जो है बंधुओं ये वॉलीबॉल के मैदान का लंबाई है और 30 फुट क्या है बंधुओं? ये वॉलीबॉल के मैदान का चौड़ाई है। मीटर में आप देखेंगे बंधुओं तो ये है आपका 18 मीटर बाई 9 मीटर, यानी कि 18 मीटर जो है वॉलीबॉल के मैदान का लंबाई है और 9 मीटर जो है आपका ये वॉलीबॉल के मैदान का चौड़ाई है।
आइए बंधुओं, कुछ और अतिरिक्त बात हम लोग जान जाते हैं वॉलीबॉल के बारे में। तो बंधुओं, वॉलीबॉल जो गेम है आपका, इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई है। कहाँ से? अमेरिका से। यानी कि यह खेल जो है बंधुओं, पहली बार अमेरिका में खेला गया। बंधुओं, एक व्यक्ति हैं विलियम जी मॉर्गन। विलियम जी मॉर्गन ही ये व्यक्ति है बंधुओं, या कहिए विलियम जी मॉर्गन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वॉलीबॉल खेल की शुरुआत की है। कब? आप जान जाइए 1895 ईस्वी में। यानी कि वॉलीबॉल खेल की शुरुआत कब हुई? 1895 में शुरुआत हुई। किसके द्वारा? तो विलियम जी मॉर्गन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। कहाँ पर? तो अमेरिका में। बंधुओं, वॉलीबॉल का जो बॉल होता है उसका जो वजन है वो देखेंगे आप, वो 250 से लेकर के 270 ग्राम तक का होता है। कितना से कितना तक होता है बंधुओं? 250 ग्राम से लेकर के 270 ग्राम तक होता है। अगला प्रश्न है बंधुओं हम लोगों का कि CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई? CRPF की स्थापना कब हुई? ये बंधुओं 1939 में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 1939 ईस्वी में CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई है। इसका जो मुख्यालय है बंधुओं वो नई दिल्ली में है। कहाँ? नई दिल्ली में CRPF का मुख्यालय है। इसका उद्देश्य जो है बंधुओं, इसका उद्देश्य समझ लीजिए क्या है। इसका उद्देश्य है कि पूरे देश में कानून व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए राज्य सरकारों को सहायता करना, यही CRPF का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है बंधुओं हम लोगों का, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? क्या है प्रश्न? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये है बंधुओं विटामिन डी। कौन सा विटामिन बंधुओं? तो विटामिन डी हम लोगों को सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है बंधुओं। तो आइए विटामिन डी के बारे में कुछ अतिरिक्त बातों को जान लेते हैं। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है बंधुओं, रासायनिक नाम विटामिन डी का है बंधुओं कैल्सीफेरॉल बंधुओं विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से बंधुओं बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग होता है। कौन सा रोग होता है बंधुओं? तो रिकेट्स नाम का रोग बच्चों में होता है, और बड़ों में या वयस्कों में बंधुओं ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग वयस्क लोगों में होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।